Very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. Today we are going to talk about a very important topic, अधिगम. आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के विषय में लर्निंग. अधिगम वैसे तो हमें एक नया शब्द लगता है जब भी हम इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, बट अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग. सीखना मीन्स वह प्रक्रिया जो हम बर्थ से लेकर के डेथ तक के बीच में जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वहाँ तक हम सीखते रहते हैं, जो चलता रहता है वो क्या होता है, वो लर्निंग होता है, वो अधिगम होता है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अधिगम को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, किसको हम लर्निंग बोलते हैं और किस अवस्था में लर्निंग कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी कमज़ोर होती है, इसका संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक इस तरह से कैसे विकास पर प्रभाव पड़ता है, इन सारे विषय के बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से लर्निंग बहुत ही इजी होती है, अधिगम बहुत ही आसानी से शिशुओं और शिक्षकों के बीच में संबंध स्थापित करता है तथा बाह्य कारकों व वातावरण से भी अधिगम संबंध स्थापित करता है. एक बालक किस तरीके से सीख सकता है, एक बालक किस तरीके से अपने सीखे हुए अनुभवों व अर्जित की हुई ज्ञान की कुंजी को संबद्ध कर सकता है सामने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है या अपने आसपास के वातावरण से. आइए विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं अधिगम के विषय में. अधिगम, लर्निंग. अधिगम का अर्थ होता है सीखना. अधिगम का मीनिंग क्या होता है? अधिगम मीन्स सीखना. अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है. अधिगम ऐसे पढ़ने में या इस तरीके से जो बात करते हैं तो अधिगम काफ़ी हार्ड लगता है, एक नया शब्द हमारे सामने आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अधिगम का मतलब होता है सीखना. हम बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता ही रहता है. अच्छा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और जब भी हम दोबारा व्यवहार करते हैं उसी सिद्धांत से संबंधित होता है अगर हमारा व्यवहार, तो हम उसी अनुभव का प्रयोग उसमें करते हैं और एक दूसरे तरीके का व्यवहार करते हैं, एक परिवर्तित व्यवहार करते हैं. जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है. ये जो अधिगम का प्रोसेस है ये जन्म के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाता है. अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है. इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है. अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझाने के योग हो पाता है. रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता. अगर हम किसी भी वस्तु को रट करके याद कर रहे हैं तो वह अधिगम नहीं है, उससे हम कुछ सीख नहीं रहे. यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है. ठीक है, अगर वह जो एजुकेशन ले रहा है उसका यूज नहीं कर पा रहा है अपने बिहेवियर में, तो वह एजुकेशन उसके लिए ठीक नहीं है, वह लर्निंग में नहीं आता है. सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, ना कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया है. ठीक है ना. जब तक आपका मेंटल चेंजमेंट नहीं होता है किसी भी नॉलेज से, किसी भी लर्निंग से, तब तक वह आपके लिए बेकार है. सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना, उसको क्रैम करना, रटना, यह अधिगम की प्रक्रिया नहीं होती है. ठीक है, परिभाषाएं देख लेते हैं अधिगम की. कुछ हमारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं. गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है. गेट्स ने बोला था अगर आप अनुभव करते हो और उस अनुभव की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपके व्यवहार का रूप परिवर्तित होता है, तो वह क्या है? अधिगम है. E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है. तो इनके अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है. किसी भी व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन कैसे आता है? उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में. जिस भी वातावरण में वह रहता है उसका वो अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, और फिर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम कहते हैं, उसको हम सीखना कहते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं. क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है. क्रो ने क्या बताया है? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है.
इसमें कार्य को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर के होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। ठीक है, तो ये आपका क्रो एवं क्रो ने कहा था। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो यह बच्चा सीखना नहीं चाहता या इसमें सीखने की क्षमता नहीं है। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। तो बच्चों को पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, हमें उनमें प्रेशर नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं लेकिन संभव है कि वे ना तो उन तथ्यों को समझ पाएँ ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएँ। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबद्ध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। ठीक है, तो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों को जो आप कलेक्ट कर लो, अगर दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो जाएं तो क्या हो जाता है, ये सीखने की प्रक्रिया को और अच्छा कर देता है। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्लास में आपको टीचर सिखाता है तो अगर एक वो है मध्यस्थता है कि सीखने के बीच में आपके टीचर है, वो आपको सिखा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से भी आप कभी कभी एक्सपीरियंस कर लेते हो तो वो भी आपके सीखने की स्तर पर कार्य करता है। सीखने की एक उचित गति होती है और होनी भी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाए बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियां होनी चाहिए ताकि वह बच्चों को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सकें। जब महसूस होना इस बात का संकेत है कि उस कार्य को बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है और उसका संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो गया है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं अधिगम से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने बाल विकास की अवधारणा के बारे में बात की थी। इस पे देख लेते हैं किस तरीके से बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं अधिगम से संबंधित हैं। सहसावस्था एवं इसके दौरान अधिगम जो अवस्थाएं हैं उसकी बात किस में की गई है, उसकी बात सहसावस्था में की गई है। सहसावस्था एवं इसके दौरान अधिगम इन्फेंसी एंड लर्निंग इन दिस स्टेज। जन्म से 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक की अवस्था को सहसावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। सहसावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। जब आप 3 वर्ष तक के बच्चों को देखिए तो जो बात आप बोलते हो उस बात को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण कैसे, वह अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, शेयर करते हैं अपने खिलौने टॉय सारी चीज़ें दूसरे बच्चों से। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इस तरह के बच्चे ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उनकी जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वह तीव्र होती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। तो मतलब इस काल में अगर 3 वर्ष तक या 4 वर्ष तक आप बच्चों के सामने जिस भी भाषा का प्रयोग करोगे, बच्चे उसी भाषा को सीखेंगे। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है यह काल शिक्षा का। इस काल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनके सामने पेरेंट्स को या घर वालों को कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उन पे गलत प्रभाव पड़े या वह कुछ गलत सीख सकें। ठीक है, तो यह था आपका सहसावस्था और इसके दौरान होने वाले अधिगम। ठीक है, अब बात करते हैं बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को लेकर के कहा जाता है कि यह अवस्था बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, यह फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है जिसमें 6 वर्ष से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। अब 6 से जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं वह चिंतन भी कर लेते हैं और उनमें तर्क शक्तियों का भी विकास होता है, वह तर्क भी करने लगते हैं।
इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, तो 6 से 9 वर्ष के बाद से बच्चे जो है वो पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। सहसावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो हो जाती है लर्निंग की, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र सहसावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। तो ये समझ आया कि अगर आपके पास एक ही रोड होगी तो उसमें आप बहुत तेज़ी से जा सकते हो, लेकिन अगर आपको काफ़ी रोड्स में जाना है तो आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यह भी है कि सहसावस्था में ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे सीखने के, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फील्ड है वो क्या हो गया है, वह बढ़ गया है, वह विस्तृत हो गया है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के स्टेप्स जो होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं जिनकी हेल्प से बच्चों को सिखाया जा सकता है। स्कूल में भी बहुत सारी स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उस तरीके से बच्चे। अब बात करते हैं किशोरावस्था एवं इसके दौरान होने वाले अधिगम की। एडोलसेंस एंड लर्निंग इन दिस स्टेजेस। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लें किशोरावस्था का जो ड्यूरेशन है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है, 6 साल का होता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, जो मसल्स हैं वो भी ग्रो करती है, मीन्स बच्चों का बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु में जो गर्ल्स होती हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू बॉयज़। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, अब जब 14 से 18 वर्ष का हम ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो लड़कियों की हाइट या वेट है या मांसपेशियों में ग्रो है वो कम हो जाता है और लड़कों का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो लड़कियों का यहाँ पर कम होता है 14 से 18 पे और लड़कों का बढ़ जाता है। लड़कों का 12 से 14 पे कम होता है और लड़कियों का 12 से 14 वर्ष में बढ़ जाता है। इस काल में जो हमारे रिप्रोडक्टरी पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टरी बॉडी पार्ट्स, प्रजनन अंग, वह विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। क्लियर? इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। घनिष्ठ मित्र है ना, क्लोज फ्रेंड्स, वो भी सामान्य सी बात होती है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। क्लियर? जो सेक्स प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इसको ठीक से देखिएगा, इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं, तो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोगों, यौन दुर्व्यवहार, HIV संक्रमण एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके काल थे और इस तरीके से आपने देखा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में बच्चों का विकास किस तरीके से होता है और क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से कैसा संबंध है। वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं।
शारीरिक विकास जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, मानसिक विकास कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, संवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, मनोगत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपके कुछ विकास हैं और उसकी अवधारणाएं हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, शारीरिक विकास एवं अधिगम के बारे में। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, शरीर के एक्सटर्नल बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि ऐसे शारीरिक विकास हैं जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसे छोटे छोटे कार्य भी दूसरों पर निर्भर होकर के पूरे करने होते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है कि वह सामान्य तरीके से विकसित हो जाएगा, तो यह आशा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सभी बच्चों का जो स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। जितने भी बच्चे हैं उनकी पहली शर्त क्या है, मीन्स उनको बेसिक जो चीज़ मिलनी चाहिए वो ये है कि शारीरिक विकास सभी प्रकार की विकास की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकताएं जैसे पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों का ध्यान देना आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य अथवा इससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिवर्तित और परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जाती है। मानसिक विकास एवं अधिगम। अब बात करते हैं कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से संबंधित है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं संवेगिक विकास एवं अधिगम की, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। संवेग जिस भी भाव को कहा जाता है उसे हम इस अवस्था में, इस विकास में रख सकते हैं। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हो सकते हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। विकास के विभिन्न आयामों के एक दूसरे एवं अधिगम से संबंध होते हैं, जैसे कि विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चे, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है।
सभी बच्चों के स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने की जो क्षमता है उसको विकसित करते हैं। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो हमारी ये प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे विकास के विभिन्न आयाम हैं, इनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से डिस्कशन किया हुआ है। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इन्हीं विषय में बात करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ ग्रेट वे। डिस्क्रिप्शन में आपका PDF है जिसमें से नोट्स है, आप चाहिए नोट्स कंप्लीट करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन अगेन वॉच द वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।